बात करते हैं अगेन पाइथन में आप लोगों के कॉन्सेप्ट ऊप्स की, और इसके ऊपर 3 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आप लोगों को वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए क्योंकि उससे आपको ऊप्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ये वीडियो लास्ट वीडियो होने वाला है और इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को नहीं देने वाला हूं और पूरी रिवीजन भी आप लोगों की एक तरह से हो जाएगी इसके अंदर और इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको यहां पर सारे कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। अगर आप नॉर्मली एक वेरिएबल को डिक्लेयर करें तो भाई a इज इक्वल टू 10 आपको लिखना पड़ेगा, सिंपल है। अगर आप सिस्टम को इंटीजर्स के बारे में बताएंगे तो इंटीजर एक वेरिएबल होता है। दोस्तों यहां पर अगर मैं a इज इक्वल टू 10 लिखता हूं और उसको मैं प्रिंट करता हूं, उसका टाइप मैं प्रिंट करता हूं, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहां पर आपको क्लास दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक क्लास है, यानी इन क्लास है और इन क्लास के अंदर आप लोगों को काफी सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हुए मिलेंगे। इसका मतलब स्ट्रिंग अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर रखे तो वो भी क्या होगा, वो भी एक क्लास होगा। ठीक है, डिफाइन करता है कोई नंबर तो वो एक इंटीजर होता है, ये बात तो कंफर्म है। यूज कर रहे हैं शुरू में ही, तो ये हमें पता है कि हम पहले दिन से ही ऊप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ऊप्स का इस्तेमाल आप लोग कहां कर सकते हैं, ये बात ऊप्स का इस्तेमाल आप कहां कर सकते हैं, ये अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई आप ऊप का इस्तेमाल प्रोजेक्ट के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, डेटाबेस कनेक्ट करने के अंदर, एपीआई कनेक्ट करने के अंदर, फाइल रीड करने के अंदर और लॉजिक बिल्ड करने के अंदर और बैकएंड फ्रंट एंड में बहुत जगहों पर ऊप्स का इस्तेमाल होता है। तो आप हर जगह पर ऊप्स का यूज कर सकते हैं। बट फिलहाल यहां पर बात आती है कि आप बहुत सारे पीपल्स अलोंग विद अदर, यानी यहां पर जो है इसको किसी और कॉन्सेप्ट के साथ यूज करते हैं। यानी तो जब आप स्क्रिप्ट करते हैं तो पाइथन आप यूज करते हैं और वहां बहुत ज्यादा टफ होता है ये काम करना, लेकिन अगर आप ऊप्स का इस्तेमाल करें तो ये आप लोगों के लिए काफी इजी हो जाएगा आपके डेटाबेस को मैनेज करना और उनमें फॉर्मूला लिखना, उसमें डिक्लेरेशन देना, ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। चलिए बात करते हैं, बहुत सिंपल सी बात करते हैं। यहां पर अगर मान लीजिए आप एक क्लास क्रिएट करते हैं टेस्ट नाम से और उसके अंदर आप सिंपल पास लिख देते हैं, तो पास का मतलब आपका ये होता है कि आप फ्यूचर में उसे यूज करने वाले हैं। ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। चलिए फिलहाल बात करते हैं कि अगर क्लास के अंदर कोई मैसेज, कोई एक फंक्शन आप क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज आपने एक डेफ नाम का फंक्शन यानी वेलकम मैसेज नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया जिसके अंदर अभी आपने कोई भी पैरामीटर या आर्गुमेंट नहीं दिया हुआ है। पैरामीटर आर्गुमेंट के बारे में अगर नहीं जानते तो भैया उस पर भी एक बॉब पर वीडियो मैंने बना रखी है, ये है वो वीडियो, जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए पैरामीटर और आर्गुमेंट की। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों यहां पर एक बात आती है कि एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर आपने एक फंक्शन क्रिएट किया और उसके अंदर एक वेलकम मैसेज डाल दिया कि भैया यहां पर आप लोगों को वेलकम टू सीए स्किल्स देना है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे तो आप लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा, आप देखिए जैसे ही आपने वेलकम मैसेज को कॉल किया तो आप लोगों को सीए स्किल्स रिजल्ट मिल गया। ठीक है, वेरी सिंपल। अब बात करते हैं कि अगर फंक्शन का इस्तेमाल विदाउट क्लास के साथ किया जाए, यानी क्लास के बिना किया जाए, तो कैसे काम करता है फंक्शन। तो इसके लिए क्या तरीका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। आप देखिए यहां पर आप क्लास के बिना अगर इसे यूज कर रहे हैं तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, फंक्शन को क्रिएट कर दिया और सेम मैसेज जो ऊपर लिखा था पर इस बार क्लास के अंदर उसने नहीं डाला। ठीक है, सेम मैसेज लिखा था तो आप देखिए दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। आप देखिए यहां पर भी आप चेक करिए, मैंने सेम ही कॉल किया है और यहां पर भी आप अगर चेक करिए तो मैंने सेम ही कॉल। थोड़ा सा फर्क इसमें कर देते हैं, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 1, तो आप देखिएगा रिजल्ट क्या आ रहा है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों दोनों से रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ व्हेन यू हैव टू एंटर द फंक्शन इन ऑलवेज पॉइंटर असाइंस सेल्फ, मतलब अब यहां पर एक बात आती है कि भाई जो आप लोगों का जब आप किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को सेल्फ नाम का एक पैरामीटर, एक आर्गुमेंट देना होता है। ठीक है, पैरामीटर देना होता है। अब ये पैरामीटर आपको सेल्फ क्यों देना होता है, यहां पर आप लोगों को मैं पहले ही लेक्चर दे चुका हूं, पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो ध्यान से देखिएगा, उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। भाई यहां पर आपको सेल्फ देना होगा और सेल्फ देने के बाद आप लोग जैसे ही इसे रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब मैंने यहां पर सेल्फ लिखा और उसके बाद मैं वेलकम मैसेज को एक बार रन कर रहा हूं तो देखिए ये एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, बिकॉज वेलकम मैसेज 1 इज नॉट। अब ये क्या हो रहा है भाई, यहां पर वेलकम मैसेज 1 क्यों नहीं डिफाइन है, ऐसा क्या हुआ कि भाई आपने रन किया और यहां पर सेल्फ लिखने से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अब फंक्शन में एक एरर शो हो रहा है कि वेरिएबल मैसेज 1 जो है आपका डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब ऐसा मैसेज इसलिए आता है आपने वेरिएबल बनाया था उसे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर नहीं किया, दैट्स वेरी सिंपल। तो आप लोग को एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोग किसी क्लास को बना रहे हैं और उसके अंदर सेल्फ असाइन करते हैं, सेल्फ असाइन करने से क्या होता है, ये फंक्शन दोबारा कॉल होता है। ठीक है, इस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं, लेकिन इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको सीए स्किल्स को कॉल करना होगा। अब सीए स्किल्स कॉल कैसे होगा, आप लोगों को सिंपल ये ध्यान रखना है कि सीए स्किल्स को पहले आपको एक ऑब्जेक्ट के अंदर डालना होगा, बिना उसे ऑब्जेक्ट में डाले आप लोग उसके अंदर के फंक्शंस को कॉल नहीं कर सकते। यानी आप लोगों को एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को डालना होगा, यानी आपको क्लास को इसके अंदर स्टोर करना होगा। जैसे ही आप इस क्लास को उठाकर बी ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देते हैं तो अब क्या होता है कि आप इसके अंदर की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है, याद रखिएगा। अगर आप लोगों को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इसे स्टोर नहीं करेंगे, जब आपने सेल्फ बना रखा है तब तक आप इसे कॉल नहीं कर सकते, इसके अंदर के फंक्शंस को आप कॉल नहीं कर सकते। नाउ मैं एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को दोबारा दिखाना चाहूंगा। लेट्स सपोज मान लीजिए कि मैं इसके अंदर एक वेरिएबल भी बनाता हूं। यहां पे देखिए मैंने क्या किया है, एक क्लास बनाई है और उस क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल भी बनाया है और उस क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन भी क्रिएट किया है ना। तो आप क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें रख सकते हैं,
लेट सपोज आपने एक फंक्शन रख लिया और एक वेरिएबल रख लिया और एक और फंक्शन रख लिया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको क्लास के सारे ऑब्जेक्ट को कॉल करना है तो पहले आपको क्लास को एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना होगा। दैट्स वेरी सिंपल। तो जैसे ही आप क्लास को स्टोर कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके बाद आप लोग को सिंपल क्या काम करना है भैया, उस क्लास के अंदर के कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉल करना है। तो आप यहां पे क्या लिखिए, बी डॉट, और उसके बाद उस क्लास के अंदर के ऑब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। दैट्स वेरी सिंपल। जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट कॉल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि क्लास के अंदर वेरिएबल हो, फंक्शंस हो, उन्हें एक्सेस करने के लिए बिना ऑब्जेक्ट के आप एक्सेस नहीं कर सकते। चलिए मैं एक और बात बताता हूं आप लोगों को। मान लीजिए आप लोग मल्टीपल वेरिएबल्स बनाते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। क्लास के अंदर बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स बनाते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर आप लोगों ने n नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और दूसरा आपने m नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो जब आप n नाम के ऑब्जेक्ट में से क्लास वेरिएबल कॉल करेंगे तो भी आप कॉल कर पाएंगे, ठीक है। इवन दो आप लोग एक और काम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्लास के अंदर से ऑब्जेक्ट को कॉल तो करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग यहां पर अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो यहां पर यह भी आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग को m एक अलग ऑब्जेक्ट बनाइए और इस ऑब्जेक्ट के अंदर से आप कॉल करिए वेलकम मैसेज को, ठीक है। और आप एक n अलग ऑब्जेक्ट बनाइए जिसके अंदर से आप कॉल करिए वेरिएबल को, क्लास वेरिएबल को, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से कॉल कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जिसके अंदर से डेटा कॉल होगा। इसके अंदर से मेरा डेटा कॉल हो रहा है n के अंदर से और इसमें मेरा डेटा कॉल हो रहा है m के अंदर से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेल्फ की जगह बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर सेल्फ एक रिजर्व कीवर्ड नहीं है। बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि सेल्फ एक रिजर्व कीवर्ड नहीं है, इसलिए आप चाहें तो उसके अंदर अपना नाम भी लिखिए तो भी ये काम करेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो सेल्फ कोई फिक्स नहीं है, आप लोग खुद से लिखें, बट एज अ कोडर हम लोग को सेल्फ लिखने की आदत इसलिए है बिकॉज पहले से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, इसलिए हम लोग एक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप लोग को एक बात तो पता ही होगी, मैथमेटिक्स के अंदर आई और जे, अगर आपको याद आ रहा हो तो आई और जे ये दो पैरामीटर हमेशा से यूज होते हैं। आई किसके लिए यूज होता है, रो के लिए, है ना, और जे किसके लिए यूज होता है, कॉलम के लिए, है ना। तो ये दो पैरामीटर हमेशा से आई और जे यानी हम लोग यूज कर रहे हैं, ए भी यूज नहीं कर रहे। क्यों नहीं यूज कर रहे भाई, क्योंकि बचपन से यूज करते आ रहे हैं। मैथ के अंदर हमें हमेशा आई का वैल्यू जो है हमेशा रो की तरह ट्रीट किया जाता है और जे हमेशा हम लोग कॉलम की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये वेरिएबल के नाम है जो पहले से ही प्रीडिफाइन है, तो हम उसे चेंज नहीं करते, इसीलिए हम लोग यहां पर सेल्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को यहां पर ये ध्यान रखना है भाई, ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई इनिट जो है, इनिट एक कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर क्यों होता है, क्या होता है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूं, मतलब सेकंड वीडियो में आपको दे चुका हूं, और उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि भैया इनिट क्या होता है, क्यों यूज करना चाहिए, इनिट का कॉन्सेप्ट क्या है, सारी बातें आपको वहां डिटेल में बता चुका हूं। फिलहाल यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपने इनिट बनाया और उसके अंदर सेल्फ, कोर्स, ड्यूरेशन और मेंटर तीन चीजें डिक्लेयर कर दी। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाएं और उसके ऑब्जेक्ट के अंदर आप अपनी पूरी की पूरी क्लास को उठाकर डाल दें, ठीक है। तो जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर पूरी की पूरी क्लास को डाल दिया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इनिट बना रखा है, तो भाई अब आपको इनिट के अंदर उस क्लास को जब आप कॉल करेंगे, उस क्लास को कॉल करते समय आप लोगों को इनिट के अंदर जो जो चीजें आपने पूछी थी, यानी पैरामीटर्स अगर आप चेक करें तो यहां पर आपको कोर्स, ड्यूरेशन और मेंटर, ये तीन चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अब आप देखिए यहां पर सेल्फ डॉट कोर्स इज इक्वल टू कोर्स, सेल्फ डॉट ड्यूरेशन इज इक्वल टू ड्यूरेशन, इसके बारे में ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। तो अब यहां पर बात आती है कि सीए स्किल्स आप जब कॉल करेंगे तो यहां पर आपको तीनों चीजें बतानी पड़ेगी कि भैया आप कोर्स कौन सा ले रहे हैं, आपका ड्यूरेशन क्या है और आपका मेंटर कौन है। दैट्स वेरी सिंपल। तो यहां पर आप लोग को सीए स्किल जैसे ही कॉल होगा, सेम इसी तरीके से आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अनदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर दूसरा पैरामीटर रख देते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा पैरामीटर, और जब आप ये दोनों चीजें रख देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, इसको डिफाइन कर दिया, डेटा स्टोर कर दिया, और जेडीएसएसडी के अंदर एक डेटा स्टोर कर दिया, यानी अब आपको मान लीजिए कि डीएसएम के अंदर से आपको पूछना है कि डीएसएम के अंदर जो बंदा रखा था उसका जो कोर्स है वो बताइए कौन सा है। तो भैया कोर्स उसने बता दिया, भैया डीएसएम है, ठीक है। उसके बाद आपने जेएसडीडी के अंदर एक कोर्स रखा था, भाई पूरा का पूरा डेटा रखा था, उसका ड्यूरेशन क्या है ये आप बताइए। तो देखिए उसने अपने आप ही उसका आंसर कर दिया। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, यानी आप ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा रखेंगे और उस डेटा के अंदर जो भी चीज, जो भी पैरामीटर आप स्टोर करेंगे उसे कॉल करें और आप पूछ सकते हैं कि भैया क्या उसका आंसर है, ठीक है। नाउ वेरी सिंपल। अब देखिए दोस्तों यहां पर आप लोगों को सिंपल ये दिखाई दे रहा है, मैंने दोबारा से इसे क्रिएट कर लिया है। एंड नाउ अब मैंने यहां पर सीए स्किल्स के अंदर अगर आप चेक करें तो यहां पर मैंने इस वक्त क्या रखा है, इस वक्त मैंने यहां पर रखा हुआ है, देखिए डीएसएम 9 और अभिषेक, ये तीन चीजें रखी है। लेकिन जैसे ही मैंने कोर्स को कॉल किया, मैंने कहा कि भैया कोर्स को कॉल करो, तो इसने मेरे को कोर्स को कॉल करने नहीं दिया, बिकॉज यहां पर एक मैसेज आ रहा है, एरर मैसेज, और वो एरर मैसेज ये है कि ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कोर्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्लास ओनली के अंदर जो क्लास आपने बनाई थी, ये देखिए यहां पर आपको सेल्फ डॉट कोर्स 1 दिख रहा है, ठीक है। सेल्फ डॉट कोर्स 1 इज इक्वल टू कोर्स। ओके सर ये क्या है, इसका मतलब क्या है, और आपने ये कोर्स 1 लिखा तो ये क्या चेंज हो गया और इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों कोर्स 1 लिखना, क्लास ओनली सेल्फ डॉट कोर्स 1 को ही समझेगा, वो अगर है तो वो वैल्यू असाइन होगी
अदरवाइज नहीं होगी। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर आप? देखिए, मान लीजिए कि अगर आप कोर्स को कॉल करेंगे तो भैया कोर्स नहीं है उसके अंदर, आपने क्या स्टोर कर रखा है भैया? कोर्स 1 स्टोर कर रखा है। आप देखिए सेल्फ के अंदर आपने कोर्स 1 स्टोर कर रखा है ना, तो भैया जो भी आपने स्टोर कर रखा है वही आप कॉल कर सकते हैं, आप उसके अलावा कुछ और कॉल नहीं कर सकते। हाँ, आप कहेंगे सर मैंने तो कोर्स रखा था। नहीं, जब आपने सेल्फ बनाया था तो उसके अंदर जो चीज रखी थी वही आपका कॉल होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं दोस्तों। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसके अंदर एक और फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं, यानी फंक्शन के अंदर मैंने एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया इनिट, और दूसरा एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है शो मेंटर, ठीक है, और उसके अंदर भी सेल्फ डिफाइन कर दिया और एक प्रिंट स्टेटमेंट इसके अंदर बना दिया। ओके, अब मान लीजिए कि अगर आप यहां पर इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन को कॉल करते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट के अंदर डालेंगे क्लास को ऑब्जेक्ट के अंदर डालने के बाद आप क्या करते हैं, उस क्लास के अंदर पैरामीटर डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। अब उस पैरामीटर को डिक्लेयर करने के बाद जैसे ही आप शो मेंटर्स करते हैं, यानी ये वाला जो चीज है वो आप मांगते हैं, तो वो आपको दे देता है भाई प्रिंट मेंटर नेम अभिषेक, ठीक है। क्यों दिया? बिकॉज दिस क्लास इज रिलेटेड टू दिस क्लास। इनिट एक इनिशियल क्लास होती है जिसके अंदर अगर आप कोई भी फंक्शन बनाएंगे तो ये आपस में लिंक हो जाते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये आपस में लिंक है। मैंने सिर्फ शो मेंटर को कॉल किया है, क्लास को ऑब्जेक्ट बना लिया था और शो मेंटर को कॉल किया, लेकिन मुझे रिजल्ट मिल गया है। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। आप चाहें तो यहां पर क्लास के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर भी इसी क्लास को स्टोर कर सकते हैं, तो इसी क्लास को मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर भी स्टोर कर दिया, ठीक है। डिपेंड ऑन यू कि आप किस ऑब्जेक्ट को किस क्लास के अंदर स्टोर करते हैं, और इससे भी जब आप कॉल करेंगे सेम ही रिजल्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन अब इस बार रवि के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा क्योंकि आपने इस बार रवि को स्टोर किया था इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहां पर क्लास के अंदर सेल्फ, क्लास के अंदर बाहर ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा से क्लास के अंदर हमेशा सेल्फ रहेगा और क्लास के बाहर जो है ऑब्जेक्ट रहेगा। ये पॉइंट आप लोगों को मैंने बता दिया। ओके, चलिए बात करते हैं आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इनहेरिटेंस। इसके बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूं, लेकिन अब मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ज्यादा बताऊंगा आप लोगों को इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि भाई सिंपल सी बात है कि योर पेरेंट्स हैज लाइक हाइट बिहेवियर आई। अब आपके पेरेंट्स के अंदर यहां पर हाइट बिहेवियर आईज एक जैसी है, बट अगर मैं बात करूं विदाउट रीराइट द कोड इनहेरिटेंस, हम चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाए, इनहेरेंट हो जाए। जैसे सपोज करिए मैंने यहां पर एक पेरेंट क्लास क्रिएट की और पेरेंट्स क्लास के अंदर मैंने यहां पर सीएस स्किल्स नाम से एक क्लास बनाई, उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया सीएस स्किल्स सेल्फ, ठीक है, और दिस इज माय सीएस स्किल्स क्लास मेथड, ये मैंने आपको प्रिंट मैसेज दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई और उसके अंदर स्टूडेंट लिख दिया। स्टूडेंट का नाम अभी मैंने उसका पूरा फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया, सिर्फ मैंने पास लिख के छोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने दो क्लास क्रिएट की है, एक पेरेंट्स क्लास और एक चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट स्टोर करूंगा, मैंने ऑब्जेक्ट स्टोर किया स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट नाम की क्लास थी उसके अंदर उसे एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास को स्टोर कर दिया। उसके बाद जब मैं स्टूडेंट को कॉल करूंगा, आप एक चीज नोटिस करेंगे दोस्तों, यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर इसके अंदर मैंने सीए स्किल्स को मेंशन कर दिया। सीए स्किल्स को मेंशन करना मतलब मैंने इस क्लास के अंदर चाइल्ड क्लास के अंदर अपनी पेरेंट क्लास को लिंक कर दिया है। दैट्स वेरी सिंपल। इसके पैरामीटर के अंदर मैंने क्या लिख दिया कि भैया सीए स्किल्स को कॉल कर लो, ठीक है। तो जब भी स्टूडेंट कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स के अंदर दिया हुआ मैसेज कॉल हो जाएगा। स्टूडेंट कॉल करने पर पेरेंट्स के अंदर दिया हुआ मैसेज कॉल होगा, ये बात आपको देखनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहां पर मैंने क्या किया, अब ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के अंदर सीए स्किल्स को जैसे ही कॉल किया, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के अंदर क्या है भाई, सीए स्किल्स स्टोर हो रखा है। पॉइंट बड़ा सिंपल है कि आपने जैसे ही सीए स्किल्स को कॉल किया, ये देखिए यहां पर सीए स्किल्स बना हुआ है, इसके अंदर सीए स्किल्स बना हुआ है, तो सीए स्किल्स को जब आप कॉल कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन आपका इसमें नहीं बना था, फंक्शन कहां बने थे, फंक्शंस आपके इसके अंदर बने हुए थे। यहां पर ये फंक्शन का नाम मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो लेट्स सपोज मैं फंक्शन का नाम कुछ इस तरह से ये चेंज कर दिया मैंने, और आपको पता चल जाए कि भैया ये सीए स्किल्स 1 मैंने यहां पे बनाया हुआ है और यहां पे ये रन किया और यहां पे ये रन किया। एंड नाउ अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं फंक्शन के अंदर सीए स्किल्स 1 को कॉल करूं। तो देखिए दोस्तों यहां पर सीए स्किल्स 1 को जैसे ही मैंने कॉल किया तो देखिए इसके अंदर का जो मैसेज है वो आपको डिस्प्ले होने लग गया। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। नाउ अनदर क्लास स्टूडेंट एग्जीक्यूट द प्रॉपर्टी ऑफ सीए स्किल क्लास रीयूज द क्लास। मतलब क्या है, सिंपल बात बताते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि आप यहां पर आप एक पेरेंट्स क्लास बना रहे हैं और इस बार थोड़ी बड़ी पेरेंट्स क्लास बनाते हैं, जिसके अंदर क्लास का नाम हमने रख दिया मेंटर, और इस क्लास के अंदर हमने तीन चीजें रखी। पहला तो हमने क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने दो फंक्शंस इसके अंदर बना के रख दिए। भाई एक फंक्शन तो हमने ऊपर वाला ही बना लिया जिसके अंदर बताया कि सेल्फ, मेंटर का नेम, मेंटर का ईमेल आईडी, मेंटर का कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ है। उसके अलावा यहां पर प्रिंट डिटेल भी बनाई और यहां पर एक और फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर भी लिख दिया सेल्फ। चलिए अब चाइल्ड क्लास को बनाते हैं। चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने एक डीएसएम नाम की क्लास बनाई और उसके अंदर मैंने मेंटर को कॉल कर लिया, यानी मेंटर क्लास को कॉल कर लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर भी क्या बनाया, इसके अंदर भी एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि फंक्शन अब दोनों के अंदर बने हुए हैं, यानी फर्स्ट क्लास के अंदर भी फंक्शन क्रिएटेड है और सेकंड क्लास के अंदर भी फंक्शन क्रिएटेड है। अब कैसे कॉल होगा दोनों क्लास से फंक्शन को, तो चलिए देखते हैं। चाइल्ड क्लास हैज नो प्रॉपर्टी फॉर हर क्लास फंक्शन, ठीक है, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है
ऑब्जेक्ट नहीं है, बट ऑल्सो हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट्स। मतलब वो चाहता है कि भैया यहां पर आपने मेंटर को रखा है तो इसका मतलब आप इसकी प्रॉपर्टीज को कॉल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेंटर क्लास के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो चाइल्ड भी कॉल कर पाए, ठीक है, और खुद की भी कर पाए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये कैसे होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, डीएसएम नाम की क्लास को डायरेक्ट इसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दिया। लेकिन अगर आप चेक करें तो डीएसएम नाम की क्लास के अंदर जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो आप देखिए यहां पर आपको 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का मैसेज आया। भैया आपने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं दिए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मेंटर जैसे ही आप दे रहे हो तो मेंटर देने के साथ साथ आप सिर्फ मेंटर नहीं दे सकते। ओ मतलब क्या है सर, यहां पर आपको डीएसएम के अंदर मेंटर ही सिर्फ नहीं देना, मेंटर आपसे 3 डिटेल्स मांग रहा है, तभी आप आगे की इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड कर सकोगे। यानी मेंटर आपसे ये सारी डिटेल्स मांग रहा है कि मेंटर का नाम बताओ, मेंटर का ईमेल आईडी बताओ और मेंटर का कांटेक्ट नंबर बताओ। जब तक ये 3 डिटेल्स आप नहीं दोगे तब तक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सही से स्टोर नहीं होगा। इसका मतलब आपने जो ऑब्जेक्ट स्टोर किया है वो डीएसएम खाली है। भाई सीधी सी बात है, डीएसएम के अंदर आप मेंटर को रख रहे हो और मेंटर का जो इनिशियल फंक्शन है वो आपसे 3 चीजें मांगता है, ठीक है। मेंटर का इनिशियल फंक्शन आपसे 3 चीजें मांगता है, एक मेंटर का नाम और मेंटर का ईमेल आईडी और मेंटर का कांटेक्ट नंबर। अब आपको ये मेंटर का 3 चीजें जब तक आप नहीं दोगे तब तक ही आपको एरर देता रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने के लिए आपको उसके अंदर की चीजें भी मेंशन करनी होगी। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहां पे इनहेरिट किया, प्रॉपर्टीज को आपने टेकन किया है लेकिन इनिट है उसके अंदर। इनिट्स का मतलब क्या होता है, इनिट का मतलब होता है वो जरूरी आर्गुमेंट जो आपको देने ही देने, इनिशियल पैरामीटर्स। एक तरीके से बात समझिए कि इनिट का मतलब हो गया एक इनिशियल पैरामीटर जो जरूरी है आपकी इस क्लास के लिए। अगर आप देखें तो इस क्लास में इनिट नहीं है, बात समझे मेरी, कि भैया इस क्लास में कोई इनिट नहीं है लेकिन उस क्लास के अंदर इनिट है, इनिशियल फंक्शन है, तो इनिशियल फंक्शन के पैरामीटर तो आपको देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज उस क्लास की कोई भी प्रॉपर्टी को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो भाई अब आपको यहां पर यह काम करना है कि जब आप डीएसएम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो तो डीएसएम आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय उसके अंदर के 3 इनिशियल पैरामीटर जरूर दो, ठीक है। तो आपने क्या किया भैया, 3 इनिशियल पैरामीटर दे दिए। उसके बाद आपने क्या किया, जब आप अब ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे तो भैया मेंटर का नाम कॉल करना चाहो कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटर का प्रिंट करना चाहो भैया डिटेल तो वो भी प्रिंट कर सकते हो, और अगर आप उसके अंदर प्रिंट करना चाहो डीएसएम को तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आप चेक करो, आप उसकी खुद की क्लास से कोई चीज कॉल करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, और अगर आप इसको भी कॉल करोगे तो ये भी हो जाएगा। इज इट नॉट एन इशू, यानी आप कुछ भी कॉल करोगे आप सारी डिटेल्स यहां देख सकते हो। इवन दो आप उस क्लास से वेरिएबल को भी कॉल करना चाहोगे तो आप कर सकोगे। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आप लोगों को उसके इनिट पैरामीटर्स तो देने ही देने पड़ेंगे, वो मैंडेटरी पैरामीटर है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। देखिए दोस्तों, पेरेंट क्लास मेथड हैज टेस्ट, ठीक है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स क्लास के अंदर आपके पास मेथड है एक और उसके अंदर मेथड एक टेस्ट नाम से, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और चाइल्ड क्लास में भी एक टेस्ट नाम का मेथड दिया हुआ है। ओ ये क्या बात हुई, हाँ बिल्कुल सही बात है। यहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि भैया दोनों क्लास के अंदर आपके पास टेस्ट नाम का फंक्शन बना हुआ है। ओ माय गॉड, यस डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। तो अब क्या आंसर आएगा यही समझना है आप लोग। अगर दोनों क्लास के अंदर सेम मेथड आपको गिवन है तब आपको क्या करना है, यहां पर आपने ऑब्जेक्ट चाइल्ड बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर आपने इनहेरिट कर दिया XYZ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपने इसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर किया ऑब्जेक्ट चाइल्ड के अंदर, तो अब आप देखिए आप टेस्ट को कॉल करेंगे तो क्या कॉल हो रहा है, देखिए यहां पर चेक करिए। जैसे ही आपने टेस्ट को कॉल किया, इवन दो आपने चाइल्ड को इसके अंदर इनहेरिट कर लिया था, चाइल्ड को एक ऑब्जेक्ट बना लिया था, लेकिन चाइल्ड की प्रॉपर्टी से पेरेंट्स की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं हुई। इसने क्या किया, ओनली शो द चाइल्ड क्लास फंक्शन, ठीक है, नॉट शो द पेरेंट्स क्लास फंक्शन। पेरेंट्स क्लास फंक्शन नहीं दिखाया इसने। अब ये कैसे होगा भाई, कैसे एग्जीक्यूट होगा, हाउ टू एग्जीक्यूट द पेरेंट्स क्लास एंड द चाइल्ड क्लास फंक्शन। तो इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। जी हां दोस्तों, इस सिचुएशन को हम कहते हैं मेथड ओवरराइड करना। अब देखिए क्या होता है इस सिचुएशन में, आप कैसे रिजल्ट पाएंगे, तो चलिए देखते हैं। यहां पर मान लीजिए आपने क्लास बनाई और इस क्लास के अंदर ये पेरेंट्स क्लास है ऊपर वाली XYZ, और इस पेरेंट्स क्लास के अंदर XYZ, चाइल्ड क्लास के अंदर आपने XYZ को पेरेंट्स रख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसके अंदर आपने टेस्ट बनाया और यहां पर भी टेस्ट बनाया, लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आप अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट्स क्लास को लिंक कर रहे हैं तो आपको चाइल्ड क्लास के अंदर सुपर नाम का एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। ये सुपर एक इनिशियल पैरामीटर होता है भाई, जब आप सुपर क्रिएट करते हैं और डॉट टेस्ट लिख देते हैं, ठीक है, तो इससे होगा ये कि अब चाइल्ड की प्रॉपर्टी के साथ साथ ये उसकी भी प्रॉपर्टी को कॉल कर लेगा। सुपर मतलब ऊपर, समझ लीजिए, ये बात सिंपल है भाई। सुपर का मतलब ऊपर, इसका मतलब इसका टेस्ट तो कॉल होगा ही होगा, लेकिन अब इसके साथ साथ सुपर वाली सुपर मतलब ऊपर वाली क्लास का भी टेस्ट कॉल हो जाएगा। ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब ये थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी आप समझ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। देखिए
यहां पे चेक करिएगा, यहां पर ये तो अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो ये जो टेस्ट है आप यहां चेक करिए, ये टेस्ट जो है ये तो आपका चाइल्ड क्लास का टेस्ट है, तो इसके अंदर तो ये वाला रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये वाला रिजल्ट प्रिंट करना है तो इसके लिए मैं ये वाली लाइन लिखूंगा। इस लाइन को लिखने का पर्पस ये है कि मुझे ये वाला जो लाइन है ये अपने प्रिंट स्टेटमेंट में लाना है, ठीक है। तो मैं चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट्स क्लास को इनहेरिट कर रहा हूं, तो इसके मतलब मेरे को दोनों को प्रिंट लेना है, यानी इस मैसेज को भी देखना है और इस मैसेज को भी देखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल टेक्निक है, चलिए देखते हैं। सुपर लिख लिया आपने, जैसे ही आपने सुपर लिखा, अब देखिए दोस्तों इस बार आप क्या करते हैं, चाइल्ड को आप ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आपने टेस्ट को कॉल किया, आप देखिए दोनों मैसेज आपके सामने आ गए, दोनों मैसेज आपके एक बार में आपके सामने आ गए। अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करते हैं दोस्तों। सिचुएशन ये है कि नाउ अनदर सिचुएशन हो सकता है आपके पास C1 C2 C1 C3, ये क्या बात हुई। देखिए दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक पेरेंट्स है, ओके वैसे तो एक ही पेरेंट्स होते हैं, बट यहां पर आप लोगों को देखिए सिंपल सी बात है, थोड़ा समझते हैं दोस्तों। यहां पर C1 का मतलब है पेरेंट्स, ठीक है, और यहां पर एक पेरेंट्स से जो एक्टिविटी है वो ट्रांसफर हो रही है दो पेरेंट्स के अंदर, यानी मतलब दो बच्चों के अंदर। तो यहां पर उनकी प्रॉपर्टी दो बच्चों के पास जा रही है, यानी यहां पर दो चाइल्ड्स हैं, एक C2 और एक C3। अब क्या होगा, ठीक है, C1 आपका एक पेरेंट्स और यहां पर आपके पास दो चाइल्ड हो गए, तो यहां पर C2 और C3 एक चाइल्ड क्लास हो गई। तो अब यहां से प्रॉपर्टी दो जगह डाइवर्ट हो रही है, तो इस केस में आप कैसे आंसर्स निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों यहां पर देखते हैं। अब यहां पर चेक करिए, मैंने इस तरीके से पैरामीटर बनाया है कि भैया C1 तो आपका क्या है, C1 तो आपके पेरेंट्स क्लास है, ठीक है, और पेरेंट्स क्लास में सेल्फ बन गया, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर मैथ का एक फंक्शन मैंने बना लिया, मैथ नाम से एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम लिखा C1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैंने C2 के अंदर मैंने C1 को कॉल करा और C3 के अंदर भी C1 को कॉल करा, इवन दो इनके अंदर भी इनका खुद का फंक्शन मैंने प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा कि इनके अंदर भी मैंने खुद का इनका फंक्शन प्रिपेयर कर रखा है, C2 एंड C3, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या होगा, C2 को अब हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर डालते हैं। C2 क्लास को हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाला, और C3 क्लास को भी हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया। उसके बाद जैसे ही मैं C2 को कॉल करूंगा और उसके अंदर मैथ C1 प्रिंट करूंगा, तो आप देखिए मैथ का जो रिजल्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है। और इवन दो आप C3 से भी अगर C1 को कॉल करेंगे तो उससे भी सेम रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप दोनों से इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। कॉम्प्लिकेटेड ये हो गई कि भैया यहां पर दोनों आ गए, भाई दो चाइल्ड आ गए, दो पेरेंट्स आ गए। अब यहां दो पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो एक बच्चे के अंदर जा रही है, तब क्या होगा। इस सिचुएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को देखनी पड़ सकती है। अब पापा मम्मी आ गए और पापा मम्मी की जो प्रॉपर्टी है वो एक बच्चे के अंदर जा रही है, कुछ प्रॉपर्टी पापा की भी है और कुछ प्रॉपर्टी मम्मी की भी है। तो यहां पर इस प्रॉब्लम से आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने बना लिया C1, तो ये आपका पेरेंट्स है, और C2 ये भी आपके पेरेंट्स है। लेकिन अब यहां पर आप लोगों को यहां चाइल्ड मिला, तो चाइल्ड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। तो जिसकी प्रॉपर्टी पहले लिखेंगे उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाएगी, ठीक है, बात समझिएगा। जिसकी प्रॉपर्टी पहले, उसकी प्रॉपर्टी पहले एक्सेस होगी। चलिए देखते हैं और चेक करते हैं। मैंने क्या किया, अब C3 को एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाला और मैंने मैथ C1 को कॉल किया। तो जैसे ही मैंने C1 को कॉल किया तो आप देखिए क्या आंसर आया, ठीक है। और जैसे ही मैंने C2 को कॉल किया तो अब देखिए क्या आंसर आया, फंक्शन इन द बोथ क्लास इज सेम देन। तो ये तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ओके। लेकिन दोस्तों अब प्रॉब्लम यहां पर और खतरनाक बन जाती है जब दोनों के अंदर एक ही प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए यहां तो प्रॉपर्टी अलग अलग थी, एक C2 थी, एक C1 थी, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोनों के अंदर अगर एक ही प्रॉपर्टी है और वो जा रही है एक बच्चे के अंदर, तब क्या होगा। देखिए यहां पर भी टेस्ट है और यहां पर भी टेस्ट है। अब प्रॉब्लम यहां पर आती है कि जब दोनों के साथ एक ही फंक्शन है, हाँ अंदर जो रिजल्ट है वो अलग अलग है, बट दोनों के फंक्शन एक ही है, तो भाई अब क्या होगा। इस सिचुएशन में दोस्तों C1 आप जिस ऑर्डर में लिखेंगे उसी ऑर्डर में प्रॉपर्टी दिखाई देगी। जैसे सपोज करिए आपने C1 पहले लिख दिया और आपने C3 के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया C3 को और टेस्ट को कॉल किया, तो जो पहले लिखा होगा वही आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो पहले रखोगे वो पहले दिखेगा, जो बाद में रख दोगे वो बाद में दिखेगा। चलिए इसे बोलते हैं मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। दोस्तों बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म में अब आप देखिए यू आर डिफरेंट, ओके, एट होम चाइल्ड है। भाई देखिए आप ये भी बात ध्यान रखिए कि आपका जो औदा है, मतलब एक तरीके से रेपुटेशन, आपका ब्रांड इमेज हर जगह पे अलग है। आप घर में एक चाइल्ड हैं, आप ऑफिस में एक एम्प्लॉय हैं, आप फ्रेंड के सामने एक फ्रेंड है, तो भाई आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी हैं अलग अलग लोगों के सामने। और अगर आप अलग अलग पर्सनालिटी हैं सबके सामने, तो भैया आपको प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ेगी डिफरेंट सिनेरियो में। कैसे, चलिए देखते हैं। फिलहाल यहां पर मान लीजिए कि आपने टेस्ट रखा और टेस्ट के अंदर A और B नाम का पैरामीटर रख दिया। उसके बाद आपने इसको रिटर्न किया और इसमें A+B कर दिया। देन फाइनली आपने टेस्ट को कॉल किया तो आपका 7 रिजल्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने टेस्ट में क्या रख दिया भैया, अभिषेक और जायसवाल रख दिया, और आप देखिए इससे भी सम कर दिया। तो डिफरेंट सिनेरियो और डिफरेंट रिजल्ट, ठीक है। नाउ
हमने a प्लस बी किया था तो उस पैरामीटर में भी हमें क्या मिला, सेम रिजल्ट। देखिए यहां पर मैंने 3 और 4 रखा तो भैया मेरे को 7 मिला, लेकिन जब मैंने अभिषेक और जायसवाल रखा तो यहां पर मेरे को अभिषेक जायसवाल मिला। ठीक है, तो डिफरेंट पैरामीटर्स में डिफरेंट रिजल्ट। ओके, डिफरेंट सिनेरियो। एडिशन विद व्हेन इंटीजर, स्ट्रिंग विद कॉन्कैटिनेट। भैया जब स्ट्रिंग होगी तो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा और जब इंटीजर्स होंगे तो एडिशन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो चलिए अब आप देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब oops का इस्तेमाल यहां पे कैसे होगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने एक क्लास क्रिएट की जिसका नाम रखा डीएसएम। डीएसएम क्लास बनाने के बाद मैंने उसमें टेस्ट नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर दिया जिसके अंदर मैंने सेल्फ रखा और मैंने लिख दिया दिस इज डीएसएम। ठीक है, और यहां पर मैंने वेब डेवलपर लिखा, वेब डेवलपर नाम की एक क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने एक टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया। ठीक है, दोनों के अंदर टेस्ट नाम का फंक्शन है, सेम फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर यहां पर मैंने लिख दिया दिस इज वेब डेवलपर। ठीक है, मैंने बोला भैया आप लोग जब डीएसएम को कॉल करेंगे तब आप डीएसएम कहलाएंगे क्योंकि टेस्ट है। और एक चीज नोटिस करिए दोस्तों, आप पर्सन एक ही हैं, देख रहे हैं आप, पर्सन आप एक ही हैं, यानी यहां पर भी टेस्ट है, यहां पर भी टेस्ट है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, अलग अलग सिचुएशन में। जब वो डीएसएम क्लास में होते हैं तब उनका प्रॉपर्टी होता है दिस इज डीएसएम, और जब वो वेब डेवलपर क्लास में होते हैं तब उनका प्रॉपर्टी होता है दिस इज वेब डेवलपर, है ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा फंडा है। यहां पर आपको टेस्ट, जब आप एक नई क्लास प्रिपेयर करते हैं, लेट्स सपोज आपने एक नया फंक्शन और प्रिपेयर किया अलग से, और उस फंक्शन के अंदर आपने क्या किया, टेस्ट मैथ नाम का रख लिया एक पैरामीटर और उसके अंदर x नाम का वेरिएबल डाल दिया। ठीक है, और x डॉट टेस्ट करा। अब दोस्तों क्या होगा, यहां पर जैसे ही आप इसे रन करेंगे, लेट्स सपोज इस सिचुएशन में मैं इसे रन करके दिखाता हूं, तो देखिए क्या होने वाला है। मैंने क्या किया, सबसे पहले डीएसएम को एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया और वेब डेवलपर को भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने दोनों को ही एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया। और जब मैं टेस्ट मैथ को कॉल कर रहा हूं तो आप देखिए टेस्ट मैथ को जैसे ही मैंने कॉल किया, नाउ यू विल सी दैट द रिजल्ट इज दिस इज डीएसएम। और जब मैंने टेस्ट मैथ में ऑब्जेक्ट रखा कौन सा भाई, आपका दिस इज वेब डेवलपर, देखिए ऑब्जेक्ट वेब डेवलपर रखा तो भैया क्या हो गया, दिस इज वेब डेवलपर, है ना, बड़ा अमेजिंग। तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और उस फंक्शन को क्रिएट करने के बाद उस फंक्शन के अंदर एक x नाम का वेरिएबल बना लीजिए और x नाम के वेरिएबल को बनाने के बाद उसके अंदर टेस्ट नाम का पैरामीटर डाल दीजिए। दैट्स वेरी सिंपल। और जैसे ही आप ये करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका काम इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा कि जब आप किसी के साथ भी ऑब्जेक्ट चेंज करके अपनी प्रॉपर्टी को रखेंगे, यानी अपने फंक्शन को ऑब्जेक्ट को चेंज करके कॉल करेंगे, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, है ना, बड़ा सिंपल। तो चलिए एक और एग्जांपल से देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए यहां पर एक मेंटर नाम की क्लास है और इसके अंदर मैंने यहां पर एक क्लास बनाया है, एक वेरिएबल बनाया है क्लास के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर एक और हमने क्या बना लिया भैया, यहां पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया और एक और फंक्शन क्रिएट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम चाहते हैं कि सबसे पहले मैं मेंटर को एक रख लेता हूं भाई, मैं मेंटर को यहां पर रख लेता हूं। मेंटर के आगे एक चीज नोटिस करिए, दिस लाइन इज डेडिकेटेड टू प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है, मतलब आप एक तरह से क्या करते हैं, लॉक लगाते हैं। इस बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये लॉक क्या होता है, अंडरस्कोर क्या होता है, ये अंडरस्कोर क्यों यूज करते हैं, यही आपको बता रहा है। ये प्रोटेक्शन होती है, मतलब प्रोटेक्ट करना अपने आप को कि भैया आप अंडरस्कोर मेंटर लिख रहे हो, इज ओनली एक्सेस कर सकते हो, मतलब जब तक आप यही नहीं लिखोगे तब तक आप एक्सेस नहीं कर सकते। इस बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता चुका हूं और आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर जरूर देखिए उन वीडियोस को, क्योंकि इनमें आपको इस बारे में प्रॉपर जानकारी। इसके अंदर आप देखिए यहां पर भी आप लोग चेक करिए, मैंने डबल अंडरस्कोर लगाया हुआ है और इसके प्रॉपर्टी के बारे में भी मैं ऑलरेडी आपको पहले ही वीडियो में बना चुका हूं। इसको भी आप प्रैक्टिस करके जरूर देखें और अगर कोई डाउट आता है तो आप जरूर पूछें। मेरी स्क्रीन पर जो भी चल रहा है फिलहाल इसको आप लोग नोट डाउन जरूर करें और आप ध्यान से समझें कि अबव इज एक्सेस पॉसिबल, ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं। मैं दोबारा समझाने नहीं बैठूंगा इसको, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी मैं आपको इस अच्छे से डिटेल दे चुका हूं। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ देखने को मिला होगा और आप लोगों को वीडियो से काफी कुछ हेल्प मिली होगी, समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये हो गया आपका oops का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।